हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। इंसान अक्सर अपने गुनाहों की वजह से ही किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाता है और तब इस मुसीबत से निकलने के लिए ख्वाह वो कितना भी कुछ कर ले, वो इस मुसीबत को खुद से उतार नहीं सकता। कोशिश करके भी आसानी आ भी जाए तो भी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहती। मेरी जिंदगी भी जैसे कि बदल चुकी थी। एक ही पटरा खाया था मेरी जिंदगी ने और मैं इस आजमाइश में फंस गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किस्मत मुझे यहाँ ले आएगी। एक ऐसी जेल में जहाँ कानून इंतहाई सख्त है और एक एक कदम पर एक नई मुश्किल है, नई परेशानी का सामना है। मुझे यहाँ आए ये दूसरा दिन था और दुबई की ये जेल मेरे लिए किसी कब्र के जैसी साबित हो रही थी। शायद मेरे गुनाहों की यही सजा थी कि मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ इस काल कोठरी में गुजारती और उफ तक न करती। मेरा तो शायद अल्लाह से शिकवा करना भी नहीं बनता था। मैं तो खुद अपने लिए मौजब ज़िलालत बनी हुई थी। और आसमान तो मुझ पर इस वक्त टूटा जब एक एहलकार ने मुझे अपने कपड़े उतारने को कहा और ये बताया कि मुझे 2 दिन तक यहाँ बगैर कपड़ों के रहना होगा। इसी हालत में 2 दिन गुजारने होंगे क्योंकि मेरी ये कहानी सुनकर आपको फैसला करना है कि मेरा क्या इस जेल में होना सही है या गलत, कि मैं यहाँ नाहक सजा काट रही हूँ या अपना किया भुगत रही हूँ, कि यहाँ जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वही इंसाफ का तकाजा है या फिर ये इंसानियत के खिलाफ है। इसका फैसला आप ही करेंगे। मेरा नाम शाइना है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे। घर में गुर्बत ने डेरे जमाए थे, इसलिए मैं नौकरी करती थी ताकि कुछ आमदन हो जाए और गुजर बसर में आसानी हो जाए। आसाइश दुनिया से हमें क्या लेना देना, लेकिन नौकरी से इतने पैसे ना मिल पाते कि घर का गुजर बसर अच्छी तरह चलता और सारी फिक्रें दूर होती। और फिर एक दिन मुझे खुद ब खुद ही दुबई से एक कॉल आई और नौकरी की ऑफर हुई। ये सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई क्योंकि मैंने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया था। फिर भी मेरे लिए ये इंटरव्यू कॉल कैसे आ सकती है? मुझे बताया गया कि मेरा डाटा फेसबुक से लिया गया है। वहाँ मेरी नौकरी के बारे में काफ़ी कुछ मैंने पोस्ट किया हुआ था। वहीं से मेरी तमाम डिटेल्स डाटा लिया गया और मुझसे रब्ता किया गया क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल रहती थी। हमेशा मेरी प्रोफाइल का स्टेटस एक्टिव रहता, हर छोटे से छोटे इवेंट को भी फेसबुक पर शेयर ज़रूर करती थी। और शायद यही वजह थी कि इन लोगों की नज़र में मैं आ गई थी और इसी वजह से उन्होंने बआसानी इंतखाब कर लिया था और दुबई बुला लिया था। वो लोग मेरा वीज़ा भेजने को तैयार थे और एक बहुत अच्छा पैकेज भी दे रहे थे। हर तरह की सहूलत के लिए यकीन दहानी करवाई जा रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सारी बातचीत एक लड़की कर रही थी, इसलिए एतबार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा ये कोई फ्रॉड सिस्टम हो सकता है। जब ये बात मैंने अपनी अम्मा अब्बा को बताई तो अब्बा ने इनकार कर दिया। कहने लगे कि जब जवान जहान बेटी को हम कैसे गैर मुल्क भेज सकते हैं? ना वहाँ किसी को जानते हैं, ना हमें इन लोगों की कोई जान पहचान। कैसे लोग हैं कैसे नहीं। लेकिन अम्मा कहने लगी कि जदीद ज़माना है, तुम पुरानी सोचों में ही पड़े रहो। अब ज़माना बदल गया है, अब हमारी बेटी समझदार है, तुम रखना नहीं डालो इस तरह की बात करके। अरे ये जाएगी तो दूसरे बहन भाइयों का नसीब भी खुल जाएगा ना, और फिर खानदान में भी वाह वाह होगी कि हमारी शाइना दुबई चली गई है। लोगों के तो बेटे जाते हैं, हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी। लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। अम्मा के आगे अब्बा की एक ना चली। इस कंपनी ने दुबई से मुझे वीज़ा भिजवाया था तो अम्मा ने झपट कर मेरा सामान बांध दिया था और मुझे खुद एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आई। अलबत्ता अब्बा मेरे साथ नहीं आए थे। अब्बा अभी भी मुझे दुबई भेजने पर राजी नहीं थे। इनका शायद दिल नहीं मान रहा था, इसलिए वो मुझे छोड़ने भी नहीं आए थे। वो मेरी इस नौकरी से हरगिज भी खुश नहीं थे, लेकिन अम्मा को तो ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। ज़ाहिर है सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारा किया था, अब राह खुली थी तो वो कैसे इनकार करती। घर से निकलते वक्त ही उन्होंने मुझे दुआ दी और कहा, बेटी याद रखना, औरत के लिए इज्जत से कीमती चीज कोई नहीं होती। इज्जत ही सब कुछ है और यही हर चीज से बढ़कर है। कभी ना भूलना कि तुम्हारी जड़ें क्या है, तुम अपनी असल ना भूलना। ये कहकर अब्बा ने अपने कमरे में जाना जरूरी समझा तो अम्मा ने मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हारे बाप को तो पता नहीं कौन से जमाने में जिंदा है। जमाने के साथ इनको चूंकि ये नहीं पता ये पैसे कहाँ की दुनिया के हैं, ये सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। लेकिन तुम्हारे अब्बा को तो ये बात समझ ही नहीं आती, वो तो ऐसी ही बातें बनाता रहेगा। अम्मा की बात पर सर हिलाकर मैं एयरपोर्ट पहुंची और दुबई के लिए जहाज में बैठ गई। दिलो दिमाग में अजीब वसवसों का शिकार था। कभी दिल चाहता कि मैं ऐसे अनजान वतन में ना जाऊं, पता नहीं कौन लोग हैं जो मुझे इस तरह बुला रहे हैं।
ज़्यादा कोई जांच पड़ताल भी नहीं की, ना यहाँ किसी और को इस सारी बात का बताया है। तो कभी ख्याल आता कि मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए किस्मत एक ही मौका देती है। पहले तो मैं दुआएं मांगती थी कि ऐसा कोई मौका आए, और अब आया है तो ना शुक्र करती, अच्छी ना लगती। मैं भी अजीब सी कशमकश का शिकार थी। अब्बा की बातें रह रह कर मेरे कानों में गूंज रही थी। अब्बा गलत भी नहीं कह रहे थे, लेकिन बात सिर्फ एहतियात की थी। मैंने अपना पर्स मजबूती से अपने हाथों में दबोच रखा था। मेरे पास इस जगह का पता था जहां मुझे पहुंचना था। मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली तो एक अलग ही दुनिया मेरे सामने थी। बुलंदो बाला जदीद किस्म की इमारतें देखकर मेरा दिल तेज से धड़क रहा था। ऐसा मंजर मबहूत कर देने वाला था। वहां की शान शौकत देखकर मैं मरऊब सी हो गई। यहाँ से मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था। मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को कहा, हाथ के इशारे से, और टैक्सी हायर कर ली और उस पते पर रवाना हो गई जो मुझे कंपनी से मिला था। उसके जरिए मैं कंपनी तक पहुंची। ये एक सुनसान से इलाके में एक छोटी सी इमारत थी जो शहर से काफी दूर थी। मैं टैक्सी से उतरकर इमारत के अंदर दाखिल हुई तो एक बड़ी सी रिसेप्शन पर लड़की बैठी थी। मेरे आने का उसने खैर मकदम किया और फिर उसने मुझे एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया। वहां पहले ही 4 आदमी बैठे थे। वो सब के सब पाकिस्तानी ही मालूम हो रहे थे। उन्होंने मेरी फाइल खोली और कहने लगे, मिस शाइना, हम आपकी के इंतजार में हैं। हमने फेसबुक पर आपका काम देखा है। आपका काम बहुत अच्छा है। हमें आपका काम पसंद आया है। हमें आप जैसे ही एक सोशल लड़की चाहिए थी, जो बिल्कुल सोशल एक्टिवेट में से हो। आपका काम बहुत छोटा सा है। बस आपको हमारे लिए इतना ही करना है कि आप फेसबुक पर बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती करेंगी, उन्हें नौकरी के बारे में बताएंगी, इससे मिलने वाले बहुत सारे फ़वाइद और सहूलियात के मुतल्लिक बताएंगी, और अगर कोई लड़की ऐसी होगी जो हमें अपने काम के हिसाब से पसंद आएगी, तो आप खुद उसे यहाँ लाने की ऑफ़र करेंगी। बस यही काम है। दरअसल यहाँ हम नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और इसके लिए हमें ज़्यादा लड़कियों की ज़रूरत है, और अपने ही तरह की सोशल लड़कियाँ आपको तलाश करनी है। मैंने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा असल काम क्या होगा? फेसबुक पर लड़कियों से दोस्ती करना और इन्हें अपनी नौकरी के बारे में बताना तो बहुत मामूली सी बात थी। इतने छोटे से काम के तो मुझे इतने पैसे नहीं दिए जा सकते, और ये तो काम कोई भी नहीं कर सकता है। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? यहाँ पर आप किसी से भी ऐसा काम कर ले सकते हैं। वो आदमी मुस्कुराए और कहने लगे, ये भी आपको जल्दी पता चल जाएगा कि आपके साथ आपको क्या करना है। लेकिन फिलहाल शुरू में बस इतना ही काम करें। हम आपका काम चेक करेंगे। बात कुछ अजीब सी लगी थी, लेकिन शायद काम जब भी शुरू होना था जब ज्यादा लड़कियां यहाँ आ जाती, और इसीलिए मैंने इनके दिए एक छोटे से अपार्टमेंट में रुक गई। वहां 2 लड़कियां और भी रह रही थी। वो लोग भी कुछ ही दिनों में पाकिस्तान से पहले अलग अलग शहरों से यहाँ पहुंची थी, और इसी काम के सिलसिले में इन दोनों को भी फिलहाल वही काम दिया गया था जो मुझे दिया गया था। हम तीनों की आपस में काफी अच्छी बातचीत हो गई थी और मिलकर इस काम को करना शुरू कर दिया। अगले ही दिन से हम लैपटॉप का इस्तेमाल शुरू कर चुकी थी और फेसबुक पर मुख्तलिफ ऐसी लड़कियों से दोस्ती की जिनकी माली हालत ठीक नहीं थी और वो अपने घर की वाहिद कफील थी, क्योंकि ऐसी ही लड़कियां हमारा मेन टारगेट थी जिनको मुलाजमत की ज़रूरत थी और वो यहाँ आने पर भी आमादा हो जाती। हम तीनों इन लड़कियों को बताती कि हमें दुबई में बहुत अच्छी नौकरी मिली है, रिहाइश भी है और पैसा भी अच्छा है। हम सुकून और इज़्ज़त से यहाँ रह रहे हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। हर चीज़ परफेक्ट है यहाँ पर। ये सुनकर वो लड़कियाँ भी आने की ख्वाहिशमंद होती, और इस तरह हम कंपनी वालों को इनकी डिटेल्स देते और वो इन लड़कियों को बुला लेते। हमारे ज़रिए कंपनी वालों ने काफ़ी लड़कियों को अप्रोच कर लिया था और अब इन सबको यहाँ बुलाने के इंतज़ामात भी किए जा रहे थे। यूँ हमारा ये काम अच्छे से जारी था। हम तीनों को 10-10 लड़कियों को यहाँ लाने का टास्क दिया गया था, और 1 महीने के अंदर ही हमने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया था। क्योंकि यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा हो, वहाँ के लोग ऐसे मौके तलाश करने में ही सारा दिन गुजारते हैं। जब महीना पूरा हुआ तो हम सब ने लैपटॉप वापस ले लिए गए और हमें बताया गया कि आज से हमारा काम शुरू होगा। हमें पहले महीने की तनख्वाह भी दी गई थी और वो हमारे पैकेज से भी ज़्यादा थी। हमें 6,000 रियाल का बताकर यहाँ बुलाया गया था, लेकिन 8,000 रियाल दिए गए थे। कंपनी हमारे काम से खुश थी और इतने पैसे देखकर तो हम तीनों की भी आंखें खुली की खुली रह गई थी। कभी ख्वाब में भी इतने पैसे नहीं देखे थे। मैंने पहली फुर्सत में वो सारे पैसे हंडी करवाकर पाकिस्तान भिजवा दिए थे। बस ज़रूरत के कुछ पैसे अपने पास रखे थे ताकि खर्चा कर सकूं। मैं बहुत खुश थी कि चलो अब हालात बदलेंगे। पैसे भिजवाए के बाद अम्मा को फ़ोन करके जब उन्हीं पैसों के बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुई और कहने लगी, बस शाइना, वापसी का ना सोचना। तेरे सब बहन भाइयों को अच्छा पढ़ा लिखा दूंगी, घर बन जाएगा तो फिर तू भी चली आना, लेकिन अभी वापसी के बारे में हरगिज कोई भी इरादा ना करना। मैं सारे काम अच्छे से निपटा लूं, बस तू ऐसे ही मेहनत करती रहना। मैंने अम्मा को बताया कि मैं बहुत कम ही फ़ोन कभी कभी कर सकूंगी, क्योंकि हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और कंपनी शहर से काफ़ी दूर है, और हमारी रिहाइश भी इस लिए बार बार बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि इस काम के लिए बार बार शहर जाना पड़ेगा और फ़ोन करना मुमकिन नहीं। अम्मा कहने लगी,
परेशानी की कोई बात नहीं है। जब तू पैसे भिजवाया करेगी तभी तू एक बार फ़ोन कर लिया करना। हमें तेरी खैरियत ही तो चाहिए। वैसे भी तू वहाँ काम पर ध्यान दे ताकि तेरी तनख्वाह और अच्छी हो सके और जल्दी से हमारे हालात बेहतर हो जाएँ। अम्मा को मुझसे कहीं ज़्यादा पैसों की दिलचस्पी हो चुकी थी। तनख्वाह मिलने के अगले दिन हमें हमारा असल काम बताया गया और काम की नौयत जानकर हम तीनों ही लड़कियाँ हैरान रह गई थीं। ये बहुत अजीब तर्ज का काम था। ये काम तो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हम हैरानी से इन आदमियों को देख रही थी जो हमारे सामने बैठे थे। वो कहने लगे, आप लोग क्यों परेशान हो रही हैं? बहुत आसान सा काम है। कोई मेहनत तलब काम नहीं है और रिहाइश भी मिली हुई है। तनख्वाह भी आपको अब तो खुश हो जाना चाहिए। कहीं से और आपको इतनी अच्छी जॉब की ऑफर नहीं मिलेगी। वाकई काम तो मेहनत तलब नहीं लग रहा था, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि कंपनी हमसे ये काम करवाएगी। दरअसल हम तीनों लड़कियों को यहाँ डिलीवरी के काम के लिए बुलाया गया था। हमें बताया गया कि हम एक डिलीवरी कंपनी के लिए काम कर रही हैं और हमें मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ घरों पर डिलीवर करना है और ये काम बाकायदगी से करते रहने से वो चारों आदमी कहने लगे कि हमें जिस कंपनी से जो टारगेट मिलता है हम वही काम करते हैं। फिलहाल 2 महीने तक हमें डिलीवरी की कंपनी से ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और 2 महीने तक इसी काम को करना है। इसके बाद किसी नई कंपनी से नया कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो वो काम शुरू हो जाएगा। हम तीनों ही परेशान हो गई कि यहाँ आने से पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमें तो ऑफिस जॉब का कहकर बुलाया गया था। दुबई की सड़कों पर हम कहाँ मारे मारे फिरते और वो भी डिलीवरी करने के लिए। ये तो मर्दों का काम होता है। हम लड़कियां भला ये काम कैसे करती? इनकी बातों ने तो हमें अजीब परेशानी में ही डाल दिया था। हमारी बात सुनकर वो चारों आदमी कहने लगे कि दुबई है, यहाँ कोई भी काम मर्द या औरत का नहीं होता। जो जिसे काम मिलता है वो वही काम करता है। यहाँ कोई तफरीक नहीं है किसी में काम में, बस काम चाहिए होता है। कंपनी को तो तुम लोग भी खामोशी से वही करो जो हम कह रहे हैं, क्योंकि बदले में तुम लोगों को 8-8 हज़ार रियाल भी तो मिल रहे हैं और डिलीवरी के काम में कौन सी बुराई है? इतनी रकम का सोचकर हम तीनों ही खामोश हो गई। जाहिर है हमें अपने घरों में भी तो मजबूरी थी ना, पीछे भी तो कुछ भेजना था। नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ और हमने डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, बस हमें गाड़ी भी दी जाती और ड्राइवर भी। बस सामान लेकर जाना होता, एहतियात के साथ उसे मतलूबा मुकाम तक पहुंचाना होता। मगर एक बात बहुत अजीब थी कि ये पार्सल हमें किसी इंसान के हाथ में ना देने होते, बल्कि कहीं भी कोई भी मुकाम पर हमें बता दिया जाता और हमें पार्सल वहीं रखकर लौट आना होता। ये काम खासी अजीब सी नौयत का था। हम लोगों के पास ना ही मोबाइल फ़ोन रहने के दिए गए थे और ना ही कोई हमें सही कंपनी का एड्रेस बताया गया था। बस शहर से बाहर वही छोटी सी जगह थी जहाँ पर ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ था, ना ही फैक्ट्री का गुमान होता था। बस ऐसा लगता था जैसे हम किसी वीरान खंडर में काम कर रहे हों। कंपनी वर्क जैसा कुछ भी महसूस नहीं होता था। शायद कोई ऐसी कंपनी थी जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपना गुजारा कर रही थी। मैं और वो तीनों लड़कियां सारा सारा दिन डिलीवरी का काम करती और रात को थकी हारी अपने अपने कमरों में आकर सो जाती। थकन इतनी ज्यादा होती कि पता ही ना चलता कि कब रात हुई और कब सुबह। कुछ भी होश नहीं था। हमें अपने हाल से कोई भी खास रगबत ना रही थी, बस थी तो हार कर सो जाती थी। इन चंद रोज में एक बात मैंने बहुत ज्यादा अजीब महसूस की थी कि रात को मैं ठीक ठाक हालत में सोती और सुबह जब उठती तो मेरी हालत कुछ अजीब सी होती। ऐसा कुछ जब हो रहा था जब से हमने डिलीवरी का काम शुरू किया था। ऐसा लगता था कि जैसे रात भर मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई हो रहा हो। मैं उठकर चेकिंग करती तो कुछ भी पता नहीं चलता। कई दफा मैंने साथ वाली 2 लड़कियों से भी इस बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ इल्म नहीं था। वो भी यही कहती कि इन्हें भी ऐसा ही लगता है, लेकिन सही से कुछ अंदाजा नहीं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और फिर जैसे ही दिन गुजरते गए मुझे अंदाजा हो गया कि हम लोगों से ये काम करवाया जा रहा है और ये काम हम लोगों से क्या चाहते हैं। मुझे इस बात पर भी यकीन आ चुका था कि रात को कोई ना कोई हमारे कमरों में ज़रूर आता है। कई दफ़ा मैंने जागने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी अपनी आंखें ना खोल कर रख सकी। पता नहीं क्या बात थी कि बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो जाया करती थी। फिर अपना ही होश नहीं रहता था। कई दफ़ा सोचा कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन इस वक़्त तक मुझे पैसे की लत पड़ चुकी थी। सब कुछ जानने के बावजूद भी मैंने साथ वाली लड़कियों को कुछ बताया नहीं और नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे और कोई नौकरी मिलने वाली नहीं थी। अगर मैं इन लोगों को छोड़ देती तो मुझे पाकिस्तान वापस जाना पड़ता और घर के हालात फिर अपनी वाली हालत में आ जाते। तो बहुत मजबूरी थी, नौकरी किसी सूरत भी छोड़ नहीं सकती थी। अम्मा भी मुझे वापस देखकर खुश ना होती। वो चाहती थी कि मेरे बाकी बहन भाइयों का मुस्तकबिल संवर जाए, क्योंकि अब्बा की माजूरी की वजह से घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे और अब मेरे भेजे गए पैसों से मेरे बहन भाइयों की ज़रूरियात पूरी हो रही थी। मैं खामोशी से अपने काम पर ध्यान लगाने लगी। कंपनी ने इन लड़कियों को भी वीज़े वगैरह भिजवा दिए थे और वो लोग भी जल्द यहाँ पहुँचने वाली थी। कभी-कभी मैं सोचती कि इन लोगों को किसी भी तरह यहाँ आने से रोक दूँ
यहाँ आना ज़लालत ही ज़लालत है। जिस दलदल में मैं फँस चुकी थी, इसमें इन्हें नहीं फँसने देना चाहती थी। लेकिन फिर ये सोचकर अपने इरादों पर बाज़ रहती कि अगर कंपनी वालों को ये बात पता चल गई, तो मेरी भी शामत आ जाएगी और मैं 8,000 रियाल से चली जाऊँगी, जो मुझे बड़ी आसानी से मिल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से दुबई में शदीद बारिशें हो रही थी। एक रोज़ कंपनी ने एक छोटा-सा पार्सल मुझे दिया और बताया कि आज ड्राइवर नहीं आया है। मुझे खुद ही ये पार्सल एक मॉल में भेज पहुँचाना है। इस वक़्त तक मुझे काफ़ी ज़्यादा रास्ते मालूम हो गए थे। इससे कंपनी से निकलकर मॉल तक जाना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद जब मैं सड़क पर पहुँची तो मुझे एक टैक्सी मिल गई। मैंने उसे मॉल का बताया और फिर हम मॉल पहुँच गए। मुझे बताया गया था कि मॉल के सेकंड फ्लोर पर एक बड़ी-सी बुटीक है, उसके सामने ही एक आदमी खड़ा होगा। उसने रेड शर्ट पहनी होगी, ये पार्सल उसको ही देना है। ये सुनकर मुझे कुछ हैरानगी हुई थी कि इस दफ़ा ये पार्सल एक आदमी को देना था, किसी जगह छोड़ना नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ था। जब हम काम कर रहे थे, पार्सल किसी जगह छोड़कर ही आना होता था। लेकिन अब की बार पार्सल आदमी को देना था, जिसकी पहचान बताई गई थी। मैं तेज़-तेज़ कदम उठाती एस्केलेटर पर चढ़कर सेकंड फ्लोर पर पहुंच गई और मुझे वो शख्स भी नज़र आ गया, जिसने रेड शर्ट पहनी थी। मैंने जैसे ही उसे पार्सल पकड़ाया तो उसने मुझे अपने साथ एक कोने पर चलने को कहा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई पार्सल किसी आदमी को देना हो और फिर वो मुझे अपने साथ चलने को कहे। इसलिए मैं घबरा गई। मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है, तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, कुछ ज़रूरी काम है, आओ ज़रा। मैं ये सोच के उसके साथ चल पड़ी कि बड़ा परा माल है। वो मेरे साथ कुछ गलत तो कर नहीं सकता। लेकिन एक कोने में ले जाकर उसने अचानक ही दो आदमियों को इशारा किया और उन दोनों ने आकर मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों के हाथ में पिस्टल थे जो सिर्फ मैं देख सकती थी। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। मैं तेज-तेज चलती इनके साथ मॉल से बाहर निकल आई थी। उन्होंने मुझे एक बड़ी सी काली गाड़ी में बिठाया और सफ़र शुरू हो गया। वो आदमी भी इस गाड़ी में था। मैंने उससे रोते हुए पूछा कि ये सब क्या है? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो कहने लगा, इतना बड़ा काम करती हो, डर नहीं लगता? और अब ऐसे आंसू बहा रही हो जैसे बहुत मजलूम हो। तुम जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो कि तुम क्या करती फिरती हो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी। खैर, वो मुझे एक पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ पर लेडी कुछ पुलिस मेरे पास आई। मुझे अरबी नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने एक उर्दू बोलने वाले का इंतजाम किया और फिर मुझे बताया कि मुझे एक बहुत बड़े जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। जो पार्सल में इस आदमी तक लाई थी, उसमें हेरोइन थी, जो मेरे ज़रिए स्मगल करवाई जा रही थी। कुछ-कुछ तो मुझे शक पहले ही था, लेकिन यकीन भी नहीं था। पुलिस की हिरासत में आकर अब मुझे इस बात पे यकीन हो गया था कि मैं अब इन पुलिस वालों को बताया कि मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। मैं तो एक कंपनी के लिए नौकरी करती हूँ और ये पार्सल भी उन्होंने ही मुझे दिया है। पुलिस वाली कहने लगी कि ना ही ऐसी कोई कंपनी है जिसके लिए आप काम करती हैं और ना ही ये काम कानूनी है। वो एक छोटी कंपनी है जो झूठे कागजात बनवाकर औरतों को यहाँ बुलवाती है और मैं इनसे अपने काम निकलवाती है। आपको भी उन्होंने ही बुलाया होगा। पुलिस वाली ने कहा कि फिर आप इनको पकड़े, मुझे क्यों पकड़ रखा है? वो कहने लगी कि इन पर भी हम अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। आपको और आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये साबित कर सके कि आप इस बात से लाइल थी। इस पार्सल में क्या है? आपने अब तक जितने भी पार्सल डिलीवर किए हैं, उन सब की तफसीलात भी बता दें, वरना अच्छा नहीं होगा। इन लोगों की ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर मैंने उन्हें तमाम पार्सल की तफसीलात बता दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे ना छोड़ा, बल्कि मुझ पर मुकदमा चलाना शुरू कर दिया। मेरे पास आंसू बहाने के सिवा कुछ बाकी बचा नहीं था। सरासर मेरी गलती थी कि कुछ सच जानने के बावजूद भी मैं खामोश रही थी और अपने साथ वाली लड़कियों को भी ये सच नहीं बताया था। जब मैं 10-12 पार्सल डिलीवर कर चुकी, तो उसी वक्त मुझे ये शक हो गया था कि मेरे ज़रिए कोई गलत चीज़ डिलीवर करवाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह का अंदाज़ अपनाया जाता, वो बहुत मशकूक था। पैसे की लालच में ना सिर्फ खुद को तबाह कर ली थी, बल्कि इन दोनों लड़कियों को भी खतरे में डाल दिया था। और फिर मुझे पता चला कि वो दोनों लड़कियां और उसके गिरोह के चारों आदमी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि मैंने तमाम एड्रेस पुलिस को दे दिए थे और छापों के ज़रिए ही वो पकड़े गए थे। वो बेचारी मज़लूम दोनों लड़कियां भी मेरी वजह से बेमौत मारी गई थी। मुझे ये भी पता चला था कि हमें डिलीवरी के काम के बाद एक ख़ास किस्म का नशा देकर सुलाया जाता था और उसके बाद ये लोग लॉक खोलकर हमारे कमरों में आते और हमारे कमरों की तलाशी भी लेते। और आया हम पुलिस किसी को मुखबिरी तो नहीं कर रहे, यहाँ तक कि हमारे जिस्मों को भी चेक किया जाता कि शायद कोई निशान या कोई चिप वगैरह मिल जाए। इतना सब कुछ किया जा रहा था और मैं पैसों के लालच में आंखें बंद किए हुई थी। ये सब जानकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी और फिर मुझ पर जो मुकदमा चला, मैं मुजरिम साबित हो गई। मुझे 14 साल की कैद की सज़ा दी गई थी और फिर मुझे दुबई की जेल में भिजवा दिया गया। जेल पहुंचते तक मैं सारा वक्त रोती रही थी। जेल को लेकर मेरे ज़हन में एक ही खाका था जो पाकिस्तानी जेलों का होता है, गंदी बदबू
اور جیلر کا ناروا سلوک، لیکن اس جیل میں آ کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہاں نہ صرف بہت سی سہولیات تھی بلکہ ایک بہت سی بڑی لائبریری بھی تھی، اور خواتین قیدی سب چیزوں سے مستفید ہو سکتی تھی۔ لیکن ایک بات بہت عجیب تھی کہ مجھے ان سب چیزوں کے پاس نہیں جانے دیا گیا تھا، بلکہ علیحدہ ایک کوٹری میں بند کیا گیا تھا۔ اور پھر وہ خواتین اہلکار اندر آئیں اور انہوں نے مجھے لباس اتارنے کا کہا۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے کہا کہ کیسے اپنا لباس اتار سکتی ہوں اور کیوں کر اتاروں مجھے اپنا لباس؟ وہ کہنے لگی، آپ کو اپنا لباس اتارنا ہوگا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو 2 دن تک بے لباس ہی رہنا ہوگا۔ یہ یہاں کے قواعد میں سے ہے۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی، اور پھر ان اہلکاروں نے مجھے وہ وجہ بتائی کہ جسے سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگی کہ جیل میں آنے والی کسی بھی نئی قیدی کو دوسری قیدی عورتوں کے ساتھ اس وقت تک چھوڑا جاتا ہے جب تک نئی قیدی کا پورا میڈیکل چیک اپ نہ ہو چکا ہو۔ ہم ہر طرح سے مطمئن ہو جائیں کہ کہیں آنے والی قیدی کو کوئی بیماری یا وبا لے کر نہیں آئی ہے، اور یہ چیک اپ کرنا لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی احتیاط اس قدر بڑھتی جاتی ہوگی۔ ان دونوں میں سے ایک ڈاکٹر بھی تھی۔ اسی کے کہنے پر میں نے پردے کے پیچھے ہو کر اپنا لباس اتار دیا اور ہر طرح کا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا۔ 2 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آنی تھی، جب تک مجھے نہ صرف اس کمرے میں رہنا تھا بلکہ برہنہ حالت میں رہنا تھا، کیونکہ وہ لوگ بھی چیک کر رہے تھے یہ کہ کہیں میرے جسم پر کسی قسم کی کوئی چپ وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی۔ کیونکہ میں دبئی جیسے ترقی یافتہ ملک میں یہ بات بہت عام تھی۔ پہلے تو میں ناواقف تھی اور سوچ میں پڑ گئی، پھر مجھے برہنہ کر رہنا پڑے گا۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ سب کیوں کرنا پڑے گا، یہ چیک اپ کا ایک طریقہ تھا بس۔ 2 دن میری ساری رپورٹس کلیئر ہونے پر مجھے دوسری عورتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مل گئی، لیکن یہ 2 دن میں نے بہت مشکل سے گزارے تھے، کیونکہ میں 2 دن اکیلی تھی اور مجھے مختلف مشینوں کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں خبر میں ہوں، اور ان دنوں کی مشکل کے بعد میری زندگی بہت حد تک آسان ہو گئی تھی۔ جیل کا عملہ بہت اچھا تھا، وہ لوگ ہر طرح کا تعاون کرتے تھے۔ میرا جرم بہت بڑا ہونے کے باوجود بھی میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی تھی۔ میں ابھی اسی جیل میں ہوں اور کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہاں میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ میری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ نشے کا شکار ہوئے ہوں گے، اور میں نے بے شک و شبہات کے باوجود بھی وہ کام کیا جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر میں پیسے کی لالچ میں نہ آتی تو میری وجہ سے وہ لڑکیاں بھی نہ پھنستی جنہیں میں نے فیس بک پر دوستی کر کے یہاں بلوایا تھا۔ وہ لڑکیاں تو مجھ پر اندھا اعتماد کر کے یہاں آنے کو تیار ہوئی تھی۔ کمپنی والوں نے بڑا چلاکی سے ایک گیم کھیلا تھا، لیکن یہاں پر پولیس بہت تیز تھی، اس لیے ہم پکڑے گئے تھے۔ میرے ماں باپ کو پاکستان میں خبر ہو گئی تھی کہ میں دبئی کی جیل میں ہوں۔ وہ لوگ بہت زیادہ بے چین تھے، مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ میں اپنے ابا سے شرمندہ تھی کہ ان کے روکنے کے باوجود بھی میں اپنی مرضی سے یہاں آئی تھی اور ان کی عزت کو برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ میں اب سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل ایسے فراڈ بہت زیادہ عام ہیں۔ برائے مہربانی فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملنے والی نوکریوں پر جانے سے پہلے خوب احتیاط سے چھان بین کر لیں اور دیکھیں کہ کوئی فراڈ تو نہیں، کیونکہ غیر ملک میں جانے کے بعد خود کو ان لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ ہی ایسے لوگوں کو سب سے پہلا شکار ہوتا ہے، اور خاص طور پر غریب غربا۔ اس لیے کوئی بھی آفر قبول کرنے سے پہلے اچھی طرح سے چھان بین کر لی جائے، وگرنہ عمر بھر کا پچھتاوا ساتھ رہتا ہے۔